नया सवेरा, सावन का महीना। स्कूल कॉलेज के बच्चे सुबह 8:30 बजे सड़क के किनारे चले जा रहे थे। इतने घने नघोर घटाओं के साथ जोर से पानी बरसने लगा और सभी लड़के लड़कियां पेड़ के नीचे, दुकानों के शेड के नीचे खड़े हो गए थे। उन्हें सबसे ज्यादा डर किताब कापी भीगने का था। उन्हीं बच्चों में एक लड़की जिसका नाम व्याख्या था और वो कक्षा 6 में पढ़ती थी। वो एक मोटे आम के तने से सटकर खड़ी थी। पेड़ का तना थोड़ा झुका हुआ था जिससे वह पानी से बच भी रही थी। लगभग 10 मिनट बाद पानी बंद हो गया और धूप भी निकल आई। एक लड़का जिसका नाम आलोक था, वह भी कक्षा 6 में ही व्याख्या के साथ पढ़ता था। वहाँ पर कोई कन्या पाठशाला न होने के कारण लड़के और लड़कियाँ उसी सर्वोदय कॉलेज में पढ़ते थे। आलोक बहुत गोरा व सुगठित शरीर का था, लेकिन व्याख्या बहुत सांवली थी। व्याख्या संगीत विषय लेकर पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो उसकी एक पहचान बन गई थी। कॉलेज के कार्यक्रमों में वह अपने मधुर स्वर के कारण सभी की प्रिय थी। इसी तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और व्याख्या ने संगीत में कक्षा 10 तक काफी ख्याति प्राप्त कर ली थी। आलोक उसी की कक्षा में था और वह व्याख्या को देखता रहता था। कभी भी कोई भी दिक्कत, परेशानी किसी भी प्रकार की होती थी तो आलोक उसे हल कर देता था। दोपहर इंटरवल में लड़कियों की महफिल अलग रहती और लड़कों की मंडली अलग रहती थी, लेकिन आलोक की नज़र व्याख्या पर ही होती थी। हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर व्याख्या कक्षा -11 में पहुंच गई थी और आलोक भी कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा -11 में पहुंच गया था। शाम 3 बजे से 4 बजे तक संगीत की क्लास चलती थी तथा सभी बच्चों में सबसे होशियार और मेहनती व्याख्या ही मानी जाती थी। कक्षा 11 के बाद यानी कि 6 वर्ष में व्याख्या ने संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल कर ली थी, जिससे शहर और अन्य शहरों में स्टेज कार्यक्रम के लिए आमंत्रित की जाने लगी। माँ वीणादायनी ने व्याख्या को बहुत उम्दा स्वर प्रदान किए थे, जिसके कारण गायन में व्याख्या का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाना लगा। व्याख्या को कई सम्मानों से सम्मानित किया जाने लगा। अब तो जहाँ कहीं भी संगीत सम्मेलन होता, सबसे पहले व्याख्या आहूत की जाती। यदि शहर में कार्यक्रम होता तो आलोक वहां व्याख्या को सुनने पहुंच जाता और व्याख्या कार्यक्रम देते समय एक नज़र आलोक को जरूर देख लेती थी, मगर उसका अधिक सांवलापन उसके जेहन को हमेशा झकझोरता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्याख्या ने संगीत की प्रवीण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन इतना होने पर भी वो हर समय यही सोचती रहती थी कि मेरे माता पिता इतने सुंदर है, फिर मैं काली कैसे पैदा हो गई। उसका रूप रंग ना जाने किस पर चला गया। आज व्याख्या संगीत के चरम पर विराजमान थी। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में लगातार सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी और संगीत की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी गायिका कहलाने लगी थी। उसे आज भी याद है कि घर के बाहर खूबसूरत लॉन में बैठी धीरे धीरे ना जाने क्या सोचते सोचते वह चाय का प्याला हाथ में लिए अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठी थी। मेम साहब, आपका पत्र आया है। अरे आपने तो चाय पी नहीं, अब तो ये बहुत ठंडी हो गई होगी, लाइए दूसरी बना लाऊं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा करे हरी काका ने मेरे हाथ से प्याला लिया और पत्र मेज पर रखकर चले गए। मैंने देखा आलोक का पत्र था। व्याख्या, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत लड़ चुका हूँ मैं अपने अहम से। अब थक गया हूँ, हार चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं, पर तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही मेरे जीवन का मकसद रह गया है। बस उसी क्षण का इंतजार है, ना जाने क्यों। आओगी न। पत्र पढ़ने के बाद व्याख्या की भाव शून्य आंखों में एक भाव लहरा कर रह गया। पत्र तहा कर उसने लिफाफे में रख दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आलोक जैसा जिद्दी, अभिमानी और कठोर दिल इंसान भी इस तरह की बातें कर सकता है।
जरूर कोई मतलब होगा। मेज पर पड़ी किताब के पन्ने हवा के झोंके के कारण फड़फड़ाते हुए एक तरफ होने लगे। जिंदगी के 15 वर्ष पीछे लौटना व्याख्या के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके आज पर 15 वर्षों के यादों का अतीत कहीं न कहीं हावी हो जाता है। सोचते सोचते वह आज भी नहीं समझ पाई कि माँ पापा तो खूबसूरत थे, पर उसकी शक्ल न जाने किस पर चली गई। पर माँ उसे हमेशा हिम्मत बंधाती थी कि कोई बात नहीं बेटी, ईश्वर ने तुझे रंग नहीं दिया तो क्या हुआ, तू अपने नाम को इतना विकसित कर ले कि सब तेरी व्याख्या करते ना थके। बस व्याख्या ने सचमुच अपने नाम को एक पहचान देनी प्रारंभ कर दी। उसने हुनर का कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, साथ ही ईश्वर की दी गई वो नियामत जिसे व्याख्या ने पाई थी, सुरीली आवाज, जिसके कारण वह संगीत की दुनिया में लगातार सीढ़ियां चढ़ती गई और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी गायिका कहलाने लगी। उसे आज भी याद है कि अहमदाबाद का वो खचाखच भरा सभागार और सामने बैठे जादू संगीतज्ञ पम शून्य राम शरण पाठक जी। सितार पर उंगलियां थिरकते ही सधी हुई आवाज का जादू लगातार 1.5 घंटे तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। दर्शकों की तालियां और पम शून्य जी के वो वचन कि बेटी तुम बहुत दूर तक जाओगी, शायद आज उनकी वो बात सच हो गई। लेकिन उन दर्शकों में एक हस्ती जो नामी गिरामी लोगों में जानी जाती थी, देवाशीष जी, उनका खत एक दिन पिता के नाम पहुंचा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी सुपुत्री चाहिए जो साक्षात सरस्वती का ही रूप है। एक अंधा क्या मांगे 2 आँखें। मेरे पिताजी ने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। शादी के समय मंडप पर बैठे उन्हें देखा था, एक सनुडर राजकुमार की तरह लग रहे थे। सभी परिवार के लोग मुझे मेरी किस्मत पर बधाई दे रहे थे, पर खुदा को कुछ और मंजूर था। आलोक जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद क्या उसी दिन ही अपने पिताजी से लड़ना कि कहाँ फंसा दिया इस बदसूरत लड़की के साथ। आलोक घर पर नहीं रुके और पूरे आग बबूला होकर घर छोड़कर चले गए। मेरे सास ससुर ने सचमुच दिलासा दी। सुबह उठकर नहा धोकर बहू के सारे कर्तव्य निभाते हुए मैं भगवान भजन भी गाती रही। सास ससुर तो अपनी बहू की कोयल सी आवाज पर मंत्र मुग्ध थे, पर मैं कहीं न कहीं अपनी किस्मत को रो रही थी। आलोक 15-20 दिन में कभी कभार आते थे, लेकिन मेरी तरफ रुख भी नहीं करते थे। बस अपनी जरूरत की चीजें लेकर तुरंत निकल जाते थे। अब तो यह नियम सा बन गया था। मैं भी अपनी किस्मत को ही निर्णय मान लिया, लेकिन कहीं न कहीं आलोक का इंतजार भी था। एक दिन मुझे चुपचाप बैठे देख ससुर जी ने कहा कि मैं तो एक बढ़िया सी खुशखबरी लाया हूँ, वो ये कि एक संगीत आयोजन में विशेष प्रस्तुति के लिए तुम्हारे नाम का आमंत्रण आया है। पर बाबूजी, मुझे तो 2 साल हो गए हैं स्टेज शो किए हुए। अब डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैं आत्मविश्वास खो सा गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगी, व्याख्या ने कहा। तुम गा सकती हो, मेरी बेटी जरूर गाएगी और जाएगी, पिताजी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। बाबूजी के विश्वास से ही मैंने अपना रियाज शुरू कर दिया। बाबूजी घंटों मेरे साथ रियाज में मेरा साथ देते। वो दिन आ गया, खचाखच भरा वही सभागार। अचानक उसे याद आया कि उसी मंच से तो उसके जीवन में अंधेरा आया, लेकिन आज इसी मंच से तो उसके जीवन का नया सवेरा होने वाला है। कार्यक्रम के बाद दर्शकों की बेजोड़ तालियों ने एक बार फिर मुझे वो आत्मविश्वास भर दिया जो सालों पहले कहीं खो गया था। दूसरे दिन मैं अपनी तस्वीर अखबार में देख रही थी कि बाबूजी अचानक घबराते हुए आए और कहने लगे, बेटी जल्दी तैयार हो जाओ, आलोक का एक्सीडेंट हो गया। व्याख्या के चेहरे पर कोई शिकन न उभरी, लेकिन अचानक हाथ सर की मांग में भरे सिंदूर पर गया कि यह तो आलोक के नाम का है। मैं बाबूजी के साथ गाड़ी में बैठ गई। अस्पताल में शरीर पर कई जगह पर गहरी चोटों को लिए आलोक बुरी हाल में डॉक्टरों की निगरानी में था। पुलिस ने मुझसे आकर पूछा कि आप जानती हैं इसके साथ कार में कौन था। मैं समझ नहीं पाई कि किसकी बात हो रही है,
फिर थोड़ी देर में पता चला कि आलोक के गाड़ी में जो मैडम थी उनको नहीं बचाया जा सका। पूरे एक हफ्ते बाद जब आलोक को होश आया तो आंखें खुलते ही उसने पूछा, मेघा कहाँ है? डॉक्टर साहब, वह ठीक तो है ना? वह मेरी पत्नी है। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि उन दोनों का एक 5 महीने का बेटा भी है जो अभी नानी के यहाँ है। व्याख्या के सब्र का बांध टूट गया और उसमें इससे ज्यादा कुछ सुनने की शक्ति न बची। 6-7 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था डॉक्टर ने। आलोक घर आ चुका था। व्याख्या आलोक का पूरा ध्यान रखती, खाने पीने का, दवाई का, पूरी दिनचर्या के हर काम वह एक पत्नी की अहमियत से नहीं, इंसानियत के रिश्ते से कर रही थी। चेहरे पर पूरा इत्मीनान, कोमल आवाज, सेवा, श्रद्धा, धैर्य, शालीनता ना जाने और कितने ही गुणों से परिपूर्ण व्याख्या का वह रूप देखकर खुद अपने व्यवहार के प्रति आलोक का मन आत्मग्लानि से भर जाता। इतना होने पर भी वही भाव शून्य व्यवहार। कितनी बार मन करा कि वो मेरे पास बैठे और मैं उससे बातें करूं, लेकिन वह सिर्फ काम से काम रखती, सेवा करती और मेरे पास बोलने की हिम्मत न होने के कारण शब्द मुंह में रह जाते। व्याख्या अपने कार्यक्रम के लिए बाबूजी के साथ भोपाल गई थी। आलोक ने सोचा लौटने पर अपने दिल की बात जरूर व्याख्या से कह देगा और माफी मांग लेगा। भोपाल से लौटने पर बाबूजी ने खबर दी कि मेरी बहू का 2 साल तक विदेशों में कार्यक्रम का प्रस्ताव मिला है। अब मेरी बहू विदेशों में भी अपने स्वर से सबको आनंदित करेगी। एक दिन जब व्याख्या सुबह नहाकर निकली तो आलोक ने कहा, मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकारता हूँ। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। कितना आसान होता है न माफी मांगना, पर सब कुछ हिस्से नहीं लौट सकता ना। जो मैंने खोया है, जितनी पीड़ा मैंने महसूस की है, जितने आंसू मैंने बहाए हैं, जितने कटाक्ष मैंने झेले हैं, क्या सच है उसकी बिसात? और फिर आलोक, जो आपने किया यदि मैं करती तो क्या मुझे स्वीकारते? नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे बदचलन होने का तमगा और तलाक का तोहफा मिलता। व्याख्या ने बिना कुछ कहे मन में सोचा। व्याख्या के कुछ न कहने पर उस समय तो आलोक को मानो काठ मार गया। वो अपनी जिंदगी की असलियत पर पड़ा पर्दा हटते देख रहा था कि वह कैसा था। इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा की, आपका एहसान उतारने के लिए। मैं वास्तव में एहसानमंद हूँ। आपने जितना अपमानित किया उतना ही अधिक अपने लक्ष्य के प्रति मेरा निश्चय दृढ़ हुआ है। अचानक व्याख्या की आवाज से आलोक अपनी सोच से बाहर आया। व्याख्या एक आक्षक अनुबंध के अंतर्गत विदेश यात्रा पर निकल गई और अब जब कभी वह लौटती तो प्रायोजकों के द्वारा भेंट किए गए किराए के बंगले पर ठहरती, लेकिन कभी कभार बाबूजी से मिलने जरूर आती। एक एक दिन करके महीने और अब तो कई साल गुजर गए। सभी अपने आप में मस्त हैं। संगीत के अलावा कुछ नहीं सूझता व्याख्या को। अब तो वही उसके लिए प्यार, वही जीवन साथी। कार्यक्रमों की धूम, प्रशंसकों की भीड़, पूरे दिन व्यस्त रहती, मगर फिर एक रिक्तता थी जीवन में। रह रहकर आलोक का ख्याल आता। दुर्घटना के पहले और बाद में आलोक के साथ बिताए एक एक पल उसकी स्मृति में उमड़ने घूमड़ने लगे। लेकिन आज आलोक की यह छोटी सी चिट्ठी, पर इतने छोटे से कागज पर कम मगर कितने स्पष्ट शब्दों में बरसों की पीड़ा को सहजता से उकेर कर रख दिया है उसने। आखिर कब तक अकेली रहेगी वह? सब कुछ है उसके पास, मगर वह तो नहीं है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। व्याख्या सोच में पड़ गई। बाबूजी भी बीमार चल रहे हैं, मिलने जाना होगा। अगले ही दिन व्याख्या ससुराल पहुंची। चेहरे पर टांकों के निशानों के साथ आलोक बहुत दुबला प्रतीत हो रहा था। बाबूजी को देखने के पश्चात जैसे ही व्याख्या दरवाजे के बाहर निकली, आलोक ने उसका हाथ थाम लिया। बरसों पहले कहा गया वाक्य फिर से लड़खड़ाती जुबान से निकल पड़ा, व्याख्या, क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? व्याख्या की निगाहें आलोक के चेहरे पर टिक गई। घबराकर आलोक व्याख्या का हाथ छोड़ने ही वाला था कि व्याख्या मुस्करा उठी।
मजबूती से आलोक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। व्याख्या शर्मा कर आलोक के सीने से लग गई। आज उसके दीप्तिमान तेजों में मुखमंडल पर जो मुस्कान आई, उसे लगा वास्तव में आज ही उसकी संगीत का रियाज पूरा हुआ और आत्म संगीत की वर्षा हुई है, क्योंकि कल उसके जीवन का नया सवेरा जो आने वाला था।